हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गई। भाई साहब, जो दिल्ली पुलिस 2023 के पेपर आने वाले हैं, सभी का स्टेटस जो है डल चुका है। सभी को पता चल गया कि आपका जो पेपर कहाँ पर है। अब जो है 14 तारीख से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 14 तारीख से आपको जो पेपर है वो चालू हो जाएगा। अब इन दिनों में आप लोग क्या पढ़े, जीके के पार्ट में कितना पढ़े, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, उन क्वेश्चनों की एक श्रृंखला अपन शुरू करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इस क्लास को अपन जो है कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इस क्लास में दोस्त अपन जो है 25 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी क्लास देखिए। ठीक है, क्लास को बीच में स्किप मत करना चाहिए, स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर। छोटी सी क्लास रहने वाली है, ज्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। और एक छोटा सा मोटिवेशन सभी दोस्तों के लिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि अरे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचो कि आज तक मैंने जो भी किया, जो भी जैसा भी हुआ तुम्हारे साथ, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब आने वाला जो टाइम है वो तुम चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है मेरे भाई, चलिए प्रश्न संख्या पहला आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देख सकते हो। पहला प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्त आप सभी के लिए। क्या कहता है पहला प्रश्न प्यारे बच्चे? ये देखिए पहला प्रश्न कि ऋग्वेद में कितने मंडलों पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? 10, 11, 12 या 13? इसका जो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऋग्वेद है आपका टोटल 10 मंडलों में ये विभाजित है। अगली बात करें सर, जो ऋग्वेद है 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। यहां पर आप देख सकते हो हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र ये पुस्तकों में से एक है। इसमें 10 मंडलों में सामूहिक 1028 कविताओं का संग्रह है। टोटल कितनी कविताओं का संग्रह है? 1028। ये भी आप जरूर से याद रखना, बार बार पूछी जाती है। ऋग्वेद में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब ऋग्वेद में जो पुजारी होता है, पुजारी को कहा जाता है प्यारे बच्चे पुरोहित। ऋग्वेद के अंदर पुजारी को क्या कहते हैं? पुरोहित कहा जाता है, याद रखेंगे। अगली बात सर, प्रश्न संख्या 2 आ जाएगा कि किस शासक ने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऐसा बहुत ही शानदार प्रश्न एसएससी का, और एसएससी जो है इस प्रश्न को बार बार रिपीट करती रहती है कि 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। बात कब की है? एक जो ये युद्ध होता है 1191 में, और एक युद्ध होता है 1192 में। युद्ध का नाम क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध, और ये क्या है प्यारे बच्चे? तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है किस किस के बीच में? तो भाई साहब मोहम्मद गोरी वर्सेस चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गोरी की हार होती है और चौहान जी की जीत होती है। इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान है ये मोहम्मद गोरी को रिहा कर देता है, इसको बंदी नहीं बनाता। गोरी भाई साहब वापस से तैयार होता है 1192 के अंदर, और 1192 में वापस से गोरी आ जाता है। इधर है गोरी, इधर है चौहान, दोनों आमने सामने। ठीक है, युद्ध होता है धुआंधार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जीत किसकी होती है? गोरी की। हार किसकी होती है? चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की। और गोरी इसको बंदी बनाकर ले जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी इसकी ये है, यहां पर भी यही बात लिखी हुई है। अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 3 कि बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? तो भाई साहब बिहार के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके आयोजक कौन थे? तो सभी प्यारे दोस्त नोट करेंगे, कुंवर सिंह थे इसके आयोजक। ठीक है भाई, चलिए कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान की तहत
कमान की तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चुनिंदा बैंड का नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक थे। उन्हें वीआर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप जरूर से याद रखेंगे। चलिए अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही शानदार प्रश्न, धुआंधार तरीके से उड़ा दीजिए प्रश्न को। क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आज की सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि सर संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सभी प्यारे दोस्त राइट आंसर क्या बताएंगे? सर 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य यहां पर थे। अगली बात करें सर, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, एन. गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान ये सम्मिलित थे। इस समिति को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। ये जो समिति थी कब नियुक्त करी गई थी प्यारे बच्चे? 29 अगस्त 1947 को यह समिति नियुक्त करी गई थी, याद रखेंगे। अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 5 के बारे में कि सर भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊं। देखो समान, दो चीजें समान होंगी तो समान किस में होंगी? अनुच्छेद 44 के अंदर। अनुच्छेद 44 के अंदर क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता हो जाएगी। अगली बात करें सर, समान नागरिक जो संहिता है अनुच्छेद 44 में हो जाएगी। अनुच्छेद 43 के अंदर क्या कहा जाता है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि मजदूरी का जो उल्लेख है किसमें है? अनुच्छेद 43 के अंदर। अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 45 के अंदर। और अनुच्छेद 46 में क्या है दोस्त? राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये किसमें कहा गया है? आपके अनुच्छेद 45 के अंदर ये सारी चीजें कही गई है। ठीक है, चले नेक्स्ट। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 कि सर भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? किस अनुसूची के अंदर नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो सभी प्यारे दोस्त नोट करेंगे सर, अनुसूची जो 12 है, अनुसूची 12 के अंदर नगर पालिकाओं का उल्लेख है, याद रखेंगे। अगला देखो, 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने अब भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। एक बात देखो सर, जो दल बदल कानून है, यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है एसएससी की तरफ से कि सर जो दल बदल किसमें है? तो भाई साहब दल बदल हो जाएगा आपके किसके अंदर? 10वीं अनुसूची के अंदर। दल बदल किसमें हो जाएगा? 10वीं अनुसूची के अंदर हो जाएगा दल बदल। स्टार पॉइंट करके आप लोग ये जो चीज है नोट डाउन जरूर से करना। अगला देखो, प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारा मंडल का सबसे नजदीकी तारा है? तो भाई साहब सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो जाएगा? ओरियन मंडल का। तो सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, जो आपका अल नीलम कौन सा हो जाएगा? सॉरी, जो आपका रीगेल जो है ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला जो तारा है, कौन सा हो जाएगा? रीगेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे। ओरियन शीतकालीन नक्षत्रों का सबसे प्रतिभाशाली और सबसे सुंदर है। इसके कुछ सितारे जिनमें बेटुलगस और रीगेल शामिल है। प्रतिभाशाली जो सितारे हैं, इन सभी सितारों में ये जो सितारे हैं शामिल है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 8 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 8 पढ़िए एक बार, क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8, जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब जैसे पश्चिम के अंदर क्या कहते हैं? हंटर्स मून कहते हैं, उसे भारत में क्या कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं ना, कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है किसे? हंटर्स मून को। अगला देखो, पश्चिम में हंटर मून के चंद्रमा को भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और यह पूरे भारत में मनाए जाने वाला एक पवित्र त्योहार भी है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा एक हिंदू, सिख और जैन पवित्र त्योहार है जो पूर्णिमा की दिन या कार्तिक यानी कि नवंबर दिसंबर के लमसम
नवंबर दिसंबर के 15वें चंद्र दिवस पर ये जो त्योहार है आपके यहां पर मनाया जाता है। चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 9 के बारे में कि निम्न में से कौन एक तटीय भू आकृति नहीं है। भाई साहब नहीं है, किसके बारे में पूछा है, नहीं है, तो हिमोड़, हिमोड़ जो है एक तटीय भू आकृति नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखो, एक हिमोड़ असंगठित मलबे का कोई भी संचय होता है जिसे कभी कभी हिमनद तक कहा जाता है, जो वर्तमान और पूर्व में हिमनद दोनों क्षेत्रों में होता है और जिसे पहले एक ग्लेशियर या बर्फ की चादर के साथ ले जाया गया है, इसलिए हिमोड़ तटीय भू आकृतियां नहीं है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है दोस्त आपको कहां पर मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अपना जो टेलीग्राम चैनल है किस नाम से है सर, टेलीग्राम चैनल है अपना स्टडी विक्रम के नाम से। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है सर, टेलीग्राम चैनल है स्टडी विक्रम के नाम से। यहां पर ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको एज इट इज मिल जाएगी, आप लोग तैयारी कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से एक मैसेज छोड़ देना कि सर ये जो क्लास है कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। एक मैसेज कुछ नहीं जाता, 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, नहीं है कौन सी, भाई साहब इसमें से जो निर्माण है, निर्माण एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। अगला देखो, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल और बुनियादी खाद्य पदार्थों जैसे पृथ्वी से उत्पादों को निकालना या उसकी कटाई करता है। निर्माण एक ऐसा उद्योग है जो अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का ये हिस्सा नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आप एक बार जरूर से याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं प्यारे दोस्त कि तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। स्टार लगा लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका उत्प्लावक बल होता है, कौन सा उत्प्लावक जो बल होता है, ये तैराकों को पानी में तैरने के लिए मदद करता है, एक बल प्रदान करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर लगने वाला ये एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, क्या आपके आर्द्रता। ठीक है भाई, चलिए ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखो, टिन, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है भाई साहब, टिन का तो क्या हो गया टीआई, टीआई क्या हो जाएगा, टिन का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो एसएन का क्या हो जाएगा, एसएन का टिन नहीं भाई सॉरी, हाँ टिन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा एसएन, हाँ बिल्कुल सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो टिन का प्रतीक चिन्ह होता है एसएन होता है। ठीक है, एसएन हो जाएगा टिन का, एसआई हो जाएगा सिलिकॉन का, टीए हो जाएगा टेंटलम का, और टीआई किसका होता है, टाइटेनियम का होता है, टीआई टाइटेनियम आर्मी। अगला देखो प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, कौन सा पोषक तत्व अधिकतम संग्रहित ऊर्जा संग्रहित करता है। तो भाई साहब जो आपकी वसा होती है, वसा अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 15 कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो भाई साहब हाइपोकैलेमिया जो होता है आपका पोटेशियम किसकी कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी कारण होता है। और पोटेशियम का जो सिंबल होता है के होता है पोटेशियम का सिंबल। ठीक है भाई, चलिए अगला देखो सर, जीजिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। तो जीजिया नृत्य है कहां मनाया जाता है, बिहार के अंदर। जीजिया नृत्य कहां मनाया जाता है प्यारे दोस्त, आपका बिहार के अंदर मनाया जाता है जीजिया नृत्य। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये सांस्कृतिक नृत्य है और ज्यादातर ये दशहरे की अवधि के दौरान ही किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती है और नृत्य करती हैं। इस प्रकार का ये नृत्य होता है। अगला देखो प्रश्न संख्या 17, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
तो भाई साहब जो डर्बी ट्रॉफी होगी आपकी किससे, घुड़दौड़ से। जो घोड़ों की जो रेस होती है उसमें दी जाती है, कौन सी, आपके डर्बी ट्रॉफी दी जाती है। अगला देखो प्रश्न संख्या 28, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न है ये। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है, तो भाई साहब युवराज सिंह की। किसकी आत्मकथा है प्यारे बच्चे, युवराज सिंह की आत्मकथा है, कौन सी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए अगली बात करेंगे सर प्रश्न संख्या 19। देखो ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेना, सारी चीज इसके अंदर दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने करियर के उतार चढ़ाव का वर्णन किया है, किताब के बारे में ये चीजें बताई है। देखो ये चीज मैं आपको पढ़ के बताऊं तो ज्यादातर वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबा करने का कोई मकसद नहीं है, आपको जितनी ज्यादा जानकारी देना वही इस वीडियो का मकसद है भाई। अगला देखो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म है, जन्म कहां पर होता है, तो भाई साहब जन्म होता है इनका ईरोड के अंदर। ईरोड के अंदर इनका जन्म होता है कब सर, 22 दिसंबर 1887 को ईरोड जिले में, तमिलनाडु में पड़ता है कौन सा, ईरोड जिला। ईरोड जिले में क्या होता है, इनका जन्म होता है। अगला देखो प्रश्न संख्या 20 कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 25 अक्टूबर, है ना। शहीद दिवस कब मनाया जाएगा, 25 अक्टूबर को मनाया जाता है शहीद दिवस। 25 अक्टूबर नहीं यार, 30 जनवरी होगा शायद इसका, 30 जनवरी, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या, शहीद दिवस। चलिए 30 जनवरी को भारत में हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिथि को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का प्रतीक है। इस दिन जो है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी थी किसने, गोडसे ने, ठीक है भाई। चलेंगे अगला प्रश्न 21वां, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है, तो भाई साहब अनुष्ठान को कौन दर्शाता है, यहां पर राइट आंसर आ जाएगा आपका कल्प। कल्प किसे दर्शाता है, अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपियन किला बनवाया था, तो वर्ष 1503 के अंदर किसने बनवाया था, तो सभी प्यारे दोस्त यहां पर याद रखेंगे पुर्तगालियों ने। किसने बनवाया था मेरे भाई, पुर्तगालियों ने बनवाया था। चलिए भारत में पहला यूरोपीय किला 1503 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। फोर्ट इमैनुअल का निर्माण 1503 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। फोर्ट कोची में स्थित यह कभी कोची के शासक और पुर्तगाल के सम्राट के बीच गठबंधन का प्रतीक भी यह किला हुआ करता था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आ जाएगा आपका 23। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर 1857 ईस्वी के युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की, इसलिए महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी और लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के युद्ध में गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले वायसराय बन गए थे। भारत के अंतिम जो वायसराय बने कौन बने, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन बन गए थे अंतिम। चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया, तो भाई साहब पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 330 के अंदर SC ST की सीटों का प्रावधान है, ठीक है। चलेंगे अगली बात करें 330 में लोगों के घर में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 325 धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए
या किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करना चाहिए। 321 में क्या है, यह संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की कार्य प्रक्रिया से संबंधित है। 355 देख लो, अलग अलग राज्यों का शासन संविधान के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्त ये हो गई अपनी टॉप 25 प्रश्नों की सीरीज। ये जो पीडीएफ है प्यारे दोस्त आपको कहां मिलेगी, तो भाई साहब ये जो पीडीएफ है आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी विक्रम, स्टडी विक्रम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बाकी आप लोगों को इस क्लास से लेकर क्या आपकी राय है, एक बार आप लोग जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।